हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी और लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपने 10th क्लास में भी रीड किए थे। मतलब एक्चुअल में हमने 10th क्लास की रिवीजन कर ली जो इस साल भी आपके क्वेश्चंस यूज होने वाले थे उन क्वेश्चंस की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनके बिना प्रोबेबिलिटी एकदम से अधूरी है, यूँ मान लो। इसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहले वो फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं जो सेट वाले टॉपिक में भी पढ़े थे आपने। मतलब अगर आपको याद हो तो सेट्स में हमने एन ए यूनियन बी का एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था। यस, बिल्कुल सही, एन ए बोलते जाओ प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ध्यान से देखना, एन ए माइनस बी, अगर आपको याद हो तो ए माइनस बी का एक फॉर्मूला था। यस, बिल्कुल सही, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह अगर बी माइनस ए होगा तो पहले बी आ जाएगा, ये सेम रहेगा। याद आया? ट्रिपल वाला भी फॉर्मूला था एक, लेकिन पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं उनमें नंबर 1 यही फॉर्मूला पी ए यूनियन बी, वहां पर एन का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? ए यूनियन बी की। क्या होगी? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेम टू सेम यही। एक्चुअल में ये फॉर्मूला इसी से ही बना हुआ है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं एक काम कर दूं, मैं इस फॉर्मूला में बोथ साइड टोटल आउटकम से डिवाइड कर दूं। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमें नहीं पता, वो जितने भी होंगे, सपोज करो जैसे वो एक्स है, एम है, ए है, बी है, जितने मर्जी हो, तो उनसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये फेवर में हो गए ए यूनियन बी के, ये भी फेवर में, ये फेवरेबल केसेस हैं, ये सिर्फ ए के, ये सिर्फ बी के, और ये इंटरसेक्शन के। तो अगर मैं इसके अपॉन में टोटल इवेंट्स ले लूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ए यूनियन बी की। मतलब ये सारी प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी अगर हम उनको टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसी के नीचे मैंने नोट में एक मेंशन किया बात, क्या? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? यस, बिल्कुल सही, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अच्छा, जिसका इंटरसेक्शन 5 है उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इंटरसेक्शन ही 5 है, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 तो आएगी। अब इस बात का यूज इस फॉर्मूला में करें, देन पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, याद रह जाएगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेंशन हो, ठीक है, अगर ये मेंशन हो फिर तो आपको ये फॉर्मूला इस टाइप से यूज करना है, और अगर मेंशन नहीं हो तो ये फॉर्मूला इस टाइप से यूज करना है। याद रहेगा अब तो। अब सेकंड नंबर, ये आपको पहले से पता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किया था। पी नॉट ई, पी नॉट ई का मतलब पी ई डैश या फिर पी ई बार, इसका आंसर क्या होता है? 1 माइनस पी ई। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पी, यस, ये ध्यान से देखना, अगर मैं न्यू लिख दिया ए और बी, अब कुछ मीनिंग बता रहा हूं, ये वैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। फोर्थ नंबर, ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये तो हमने मीनिंग बताया ए और बी का जो मैंने यहां लिखा था। इसी तरह अगर ए एंड बी लिखा हो तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इतना भी। इसके बाद चेक करो 5 नंबर, अगर इस तरह से आ जाए ए बट नॉट बी, क्या मतलब होगा इसका? पी ए माइनस, यस, पहले ऐसा करते हैं, इसको मैं इस तरह मेंशन करता हूं,
ये आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाए। ए माइनस बी का मतलब क्या है भाई, ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी यही सेम। ठीक है, समझ तो आ रहा है। अगर उल्टा होता बी बट नॉट ए, तो यहां बी माइनस आ जाता, यहां बी पहले आ जाता। क्लियर है इतना तो। 6 नंबर पी, अगर मैं यहां यूं लिख दूं जैसे नीदर ए नॉर बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीदर नॉर का मतलब जानते हो, नीदर ए नॉर बी। इससे पहले मैंने यहां पर लिख दिया इधर ए और बी। इधर ए और बी एक्चुअल में यही है। ए और बी वर्ड आ जाए या इधर ए और बी आ जाए, वो ए यूनियन बी ही होता है। इसका मीनिंग वही है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, अब आप सोच के देखो। देखो नीदर ए का मतलब ए डैश, ए डैश यही तो होता है, जो मतलब ए ना हो और बी भी नहीं होगा तो बी डैश। अब बीच में कंफ्यूजन होती है काफी सारे स्टूडेंट को कि सर यहां यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा, वो नहीं समझ आ रहा। इसका यूज कर लो, सब समझ आएगा। आप इसका मीनिंग बताओ, नीदर ए नॉर बी का वैसे मीनिंग क्या है। मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा हूं, वैसे मीनिंग पूछ रहा हूं। नीदर ए नॉर बी का मतलब है भी ना तो ए हो एंड ना ही बी हो। मैंने बीच में क्या बोला, एंड ना ही बी हो। मीनिंग यही होता है भी ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए। जब पता ही है कि एंड है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, हमने यहां से सोच लिया, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, ओके। अच्छा अब सुनो, अगर यूं आ जाए जैसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है जैसे कभी हमने कोई थ्योरम इससे रिलेटेड पढ़ी हो। यस, याद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ए यूनियन बी का होल डैश भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप इसका आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। और इसका यूज हम इसके जरिए इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यही यूज कर लिया ना मैंने, ये समझ आ गया अच्छे से। ओके, अब इतना आने के बाद ये तो मैंने वहां लिख ही दिया, इसलिए मैं दोबारा से यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं। देखो मैं यहां चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया इस बार। अब ध्यान से देखना बच्चों, नॉट ए और नॉट बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ आप लोग बताओ। नॉट ए का मतलब ए डैश, नॉट बी का मतलब बी डैश, और का मतलब अब बीच में लिख दिया और इसका मतलब यूनियन होगा। और अगर हम इसको डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा। ठीक है, यानी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया बच्चे से। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पर अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लो। ओके, सबसे पहले हम सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते ही वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो 3 पार्ट्स हैं, पी ए पी बी ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटीज में से 3 गिवन है, 4th वाली फाइंड करनी है। तो कुछ रहता ही नहीं है, जैसे पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, यस अभी लिखवाया था, पी ए प्लस, यस वेरी गुड, पी बी प्लस नहीं होता, यहां माइनस होता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब कोई भी पार्ट करनी है इन 3 में से, आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और जो 4th वैल्यू रह जाएगी उसका आंसर निकाल लेना है। जैसे फर्स्ट में ए यूनियन बी निकालना है, पी ए की वैल्यू 1/3 प्लस पी बी 1/5 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे तो इधर 15 आ जाएगा। ऐसा करें सबका एक साथ ही ले लेते हैं, ऊपर 5 प्लस 3 माइनस 1, सही है ना, 7/15। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह जब सेकंड पार्ट अपने आप करोगे, चलो देख लो फटाफट से। सेकंड पार्ट में फॉर्मूला वही है ए यूनियन बी वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस बार यूनियन का आंसर पता है 0.6, पी ए की वैल्यू भी पता है 0.35
पी बी हमें नहीं पता, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है 0.25। क्लियर हो गया इतना? 0.6, 0.35 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.1, ये पी बी एज इट इज पड़ा है। 0.1 इधर आके माइनस होगा तो 0.5 आ जाएगा पी बी का आंसर। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेना। ठीक है, नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। पी ए इक्वल्स टू 3/5, पी बी इक्वल्स टू 1/5, फाइंड ए और बी। पी ऑफ ए और बी लिखा हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत बड़ा फायदा कर दिया, देखो क्या, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज गिवन। देयरफॉर यस, बिल्कुल सही कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा। 0 मत लिख देना। हाँ, अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 5 एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्लियर है? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। फेवर में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। अब इसके बाद नाउ अब हमें पूछ रहे हैं पी ए और बी। बेटा ए और बी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, ए यूनियन बी होता है ना? और इसका फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सबकी वैल्यूज पता है। पी ए है 3/5, पी बी है 1/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हमने लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो 4/5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन पे आओ। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ। नॉट ई और नॉट एफ, देखना एक मिनट सभी, नॉट ई और नॉट एफ, दिस इज 0.25। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, नॉट ई का मतलब तो ई डैश हो गया, नॉट एफ का मतलब एफ डैश, और बीच में वर्ड आ रहा है, और आए तो यूनियन, और अगर एंड होता तो इंटरसेक्शन 0.25। अच्छा, इस पर डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करें। याद है, अभी भी बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अच्छा होल डैश आ गया। होल डैश आने का मतलब 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। सही है इतना? बेटा होल डैश का मतलब क्या होता है, 1 में से वही जो प्रोबेबिलिटी है ना उसी को माइनस करना। अब यहां तक आने के बाद इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ये माइनस हो गया और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस। इसका मतलब फाइनली पी ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर 0.75 आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें तो कुछ और पूछा है। ये कह रहे हैं स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या नहीं होंगे? काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो याद आ गया होगा, दिख भी गया होगा कि सर आपने अभी यहाँ भी बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो है जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 होता है। तो यहाँ चेक करना, इनका इंटरसेक्शन का आंसर जो है प्रोबेबिलिटी का वो 0 नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ आ गया अच्छे से? अगर ये 0 होता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, अदरवाइज वो नहीं है। करो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। If E and F are events such that P equals to 1/4, PF equals to 1/2, PE and F equals to 1/8, find P, E और F। सेकेंड पार्ट P not E and not F। देखो फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, क्यों? आपको देखो PE गिवन है 1/4, PF गिवन है 1/2, PE एंड F, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, वो भी गिवन है 1/8। अब आपको फर्स्ट पार्ट में, हालांकि अभी हमने कर लिया, और फाइंड करना है। यस, फटाफट से बता दो। E यूनियन F, और यूनियन का फॉर्मूला PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। वैल्यूज मैं नहीं पुट कर रहा, वो अपने आप करोगे।
क्लियर है। सेकेंड पार्ट में पूछा है P नॉट E एंड नॉट F। नॉट E का मतलब फटाफट बोलो, E डैश, नॉट F का मतलब F डैश, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको देखते ही आपको यस बिल्कुल सही डी मॉर्गन्स लॉ याद आ गया होगा, E यूनियन F का होल डैश, ब्रैकेट में लिख देना बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ओके। अब होल डैश आने का मतलब 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और इसका आंसर आप यहां निकाल चुके हो, वो यहां पुट कर देना, माइनस करके फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट क्या है, पी ए इक्वल्स टू 0.5, पी बी इक्वल्स टू 0.7, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.6। सेकेंड पार्ट इज पी ए की वैल्यू 0.5, पी बी इक्वल्स टू 0.4, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0.8। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कई बार है ना क्वेश्चन रीड करके समझ ही नहीं आता कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। देखो ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली डिफाइंड, डिफाइंड से मीनिंग क्या है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये जो कंडीशन गिवन है, मतलब ये जो वैल्यूज गिवन है, ये पॉसिबल भी है या नहीं। मतलब आपको इसके लिए सेट वाला जो कंसेप्ट था वो माइंड में होना चाहिए आपके। जैसे आपको ए और बी की बात करूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 5 और बी कोई सेट है जैसे 2 3। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 2, और ए यूनियन बी क्या आएगा, यूनियन का मतलब 1 2 3 5। सही है, वैसे एग्जांपल ले लिया इतना। अब आपको ये पता है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है, मतलब इसमें जो भी आंसर होगा वो हमेशा इनसे लेस होगा या इनके इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कभी भी ए से या बी से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते। सही बात है, बात क्लियर हो रही है। वैसे यूनियन में हमेशा क्या होगा, इनसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे या मैक्सिमम इनके इक्वल हो सकते हैं, इनसे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि यूनियन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा ही जाएंगे एलिमेंट, है ना। इसी बात को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ, जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसका आंसर हमेशा पी ए से लेस या इक्वल होना चाहिए, और इसी तरह पी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर पी बी से भी लेस या इक्वल होना चाहिए। क्यों, खुद ही देख लो। इंटरसेक्शन में हमेशा इनके कॉमन एलिमेंट आते हैं, मतलब ये इससे लेस होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा कभी भी, इसमें कभी भी इनसे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। तो इसका आंसर अलग से पी ए से भी लेस होगा या इक्वल होगा, और पी बी से भी लेस या इक्वल होगा। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर इक्वल कैसे हो जाएगा। मान लो यहाँ भी 3 होता, तब यहाँ 2 और 3 आ जाता। अब देखो ये इसके इक्वल आ गया, है ना। ऐसा ये भी हो सकता है कि ए के कभी इक्वल आ जाए, तो इसलिए इक्वलिटी भी पॉसिबल है। इसी तरह ए यूनियन बी का आंसर जो है, पी ए यूनियन बी का, ये हमेशा क्या होगा, पी ए से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल, और पी ए यूनियन बी का आंसर अलग से पी बी से भी ग्रेटर या इक्वल होगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का यहाँ यूज़ करते हैं। देखो 1 1 नंबर के क्वेश्चन है, देखो पी ए 0.5 है, पी बी 0.7 है, इंटरसेक्शन का आंसर 0.6 है। इंटरसेक्शन 0.6 है, मतलब इससे बड़ा हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं होता ये। तो हम क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज क्या है, ग्रेटर देन है पी ए से। सही बात है, 0.6 0.5 से तो बड़ा ही होता है, तो नीचे क्या लिख देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, सिंस रीजन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू पी ए, देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है ना। अब सुनो सेकंड पार्ट चेक करो। यूनियन का आंसर इनके आंसर से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है,
तो इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, इसका मतलब ये डिफाइन होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट में, हियर पी ए यूनियन बी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी ए, जो कि होना भी चाहिए, ये देखो। और पी ए यूनियन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी बी, ये भी होना चाहिए। सही बात है। जब ये दोनों ही पॉसिबल हैं, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब दिस कंडीशन इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। क्लियर हो गया अच्छे से। ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये गलत हो गया, और ये है क्योंकि ये सही है। नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। In class 11th of a school, 40% of students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics और चेक करो और biology। और का मतलब यूनियन। देखो हम एक काम करते हैं, हम मैथमेटिक्स के लिए M और बायोलॉजी के लिए B सिंबल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो 40% स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, तो PM इक्वल्स टू, अच्छा 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, दैट इज 2/5। सही है। और बायोलॉजी वाले 30% हैं, तो 30/100। सही है ना, 3/10। अच्छा 10% है बोथ, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। बोथ का मतलब M इंटरसेक्शन B। अगर आपने B इंटरसेक्शन M लिख दिया तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव लो है, दोनों सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% का मतलब 10/100, दैट इज 1/10। अब आपको फाइंड क्या करना है, M यूनियन B। ये आपका क्वेश्चन है और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आज आपने कई बार यूज कर लिया। PM प्लस PB माइनस P यस M इंटरसेक्शन B। बस अब आपको इन सब की वैल्यूज पता है, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8 and the probability of passing second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? देखो क्वेश्चन वैसे सिंपल है, बस काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना इस जगह अटक जाते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ देम, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 है। उनको ये नहीं क्लियर होता कि ये सिंबल बनेगा किसका। यस, इधर ध्यान दो एक मिनट सभी। फर्स्ट एग्जामिनेशन को मैं ए से शो कर रहा हूँ, चलो ए फर्स्ट एग्जाम है और बी सेकेंड एग्जाम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम इज 0.8 एंड सेकेंड की कितनी है 0.7। ओके, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। एट लीस्ट वन ऑफ देम पता है आप लोगों को, ये एक बार बहुत टाइम पहले वही बात है सेट वाले टॉपिक में आया था। एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है ए और बी, ए और बी, और का मतलब यूनियन। इसका मतलब एक्चुअल में जो एटलीस्ट वन वर्ड कभी भी आ जाए वो हमेशा यूनियन को शो करेगा। ठीक है, कितना आंसर है 0.95। बेटा समझ तो आ गया ना, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है ए और बी, और का मतलब यूनियन। अब फाइंड क्या करना है, पासिंग बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। अब वैसे तो मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं रहा, अब आप क्या करोगे, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू 0.95, 0.8, 0.7, ये हमें फाइंड करना है। बस इनको प्लस करेंगे तो 1.5 आएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में 0.95, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 1.5 में से 0.95 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.55। पॉइंट जब भी लिखो ना तो आगे जीरो लिख दिया करो, 0.55। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड करो एक बार।
द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, इंग्लिश के लिए ई सिंबल और हिंदी के लिए एच सिंबल यूज कर रहा हूं, तो पी इंग्लिश और हिंदी, और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, दिस इज 0.5। ठीक है, आगे चेक करो। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। ये क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1, मतलब ना तो ए नहीं, ना तो इंग्लिश पास हो ना ही हिंदी पास हो, मतलब दोनों में फेल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। अब इसका सिंबल देखो क्या बनेगा। ये बोल रहे हैं नॉट ई एंड नॉट एच। ये कहां लिखा हुआ है नॉट ई एंड नॉट एच? मीनिंग यही है, सोच के देखो। पासिंग नीदर, नीदर का मतलब क्या है? अभी ना तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट पास हो ना सेकंड वाला, ना तो इंग्लिश पास हो ना हिंदी पास हो। नॉट ई एंड नॉट एच। नॉट ई यहां लिख देता हूं ऊपर, देखो। नॉट ई का मतलब ई डैश, नॉट ई नहीं कहा है, नॉट ई, ई डैश हो गया, और एच डैश, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, दिस इज 0.1। और इसको देखते क्या याद आ रहा है? यस, घंटी बज गई माइंड में आपके कि सर ये तो बार बार हो गया। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ बन चुका है, सही है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ओके। अब होल डैश कभी भी आ जाए तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, सही है, ठीक है। इतना ये उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो जब ये इधर आके माइनस होगा 1 माइनस 0.1, 0.9 रह जाएगा, तो P E यूनियन H का आंसर आएगा 0.9। क्लियर है ना? चेक करना इधर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.75। मैं ऐसा करता हूं, इधर मेंशन कर देता हूं, देखो इंग्लिश एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.75। ठीक है, फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। अब ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसके बाद आपको ई यूनियन एच के लिए फॉर्मूला पता है। यस, पी ई, वेरी गुड, प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच, दिस इज 0.9। मैंने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, इसका आंसर 0.75। पी एच हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का आंसर 0.5। क्लियर है इतना? अब आप ये चेक करो, देखो हमें पी एच जो है ये फाइंड करना है, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा, सही है ना? और 0.25 जब इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 0.9 में से 0.25 माइनस होगा तो 0.65। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। मतलब हमें हिंदी एग्जामिनेशन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो आ चुकी है। पैटर्न समझ आ गया? अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। आज आपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बहुत सिंपल से बेसिक फार्मूलाज से जो आपने सेट वाले टॉपिक में से उठाए थे, उन्हीं को आपने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया, फिर उसके क्वेश्चन सीख लिए। इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे काफ़ी, क्योंकि आपको पहले से बहुत सारा कुछ आता था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।